नमस्ते। हम सब किसी ना किसी बैंक में पैसे जमा करके तो ज़रूर रखते होंगे और बैंक हमें इन पैसों पे ब्याज भी देती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक कैसे हमें ब्याज देती है, कैसे वो अपने इतने कर्मचारियों की सैलरी को मैनेज करती है। तो सोचिए बैंक कहाँ से इतने पैसे लाती है कि हमें ब्याज भी दे रही है और कर्मचारियों की सैलरी भी मैनेज कर दे रही है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि बैंक कैसे पैसे कमाती है। पहले आप खुद के दिमाग पर जोर दे करके सोचिए कि बैंक में जो आप पैसे जमा कराते हैं उसका बैंक करती क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आपने जब बैंक में पैसे जमा कराए, बैंक उस पैसे को एक बड़ी सी अलमारी में रखा, 2 ताले लगाए और चाबी अपने पॉकेट में रखा और बोला कि बस महानुभाव पैसे आपके एकदम सुरक्षित हैं। ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बैंक आपके पैसे को दूसरे को लोन पर दे करके और उससे ब्याज कमाती है। बैंकों की मेन कमाई यही है। इसका सीधा मतलब है कि किसी की टोपी किसी के सर पहना करके बैंक पैसे कमाती है और आप ही के पैसे से वो पैसे कमा रहे हैं और आप ही को थोड़ा सा नॉमिनल ब्याज देते हैं। आइए हम इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके नज़दीक में कोई XYZ बैंक है और उसके पास आप सिर्फ एक ही कस्टमर हैं, मतलब आप एक कस्टमर हैं। आप उस बैंक में गए और आपने बैंक को 100 रुपये दिए, बोले कि मेरा जमा कर दो। तो बैंक क्या करेगी कि वो 100 रुपये को आपको जरूर 4% या 5% ब्याज देगी। यही अभी बैंकों का रेट चल रहा है, ब्याज का रेट। तो आपको तो 100 रुपये पे बैंक हर साल 4 रुपये या 5 रुपये पे करेगी। अब बैंक एक ऐसे कस्टमर को ढूंढेगी, मान लीजिए कोई दूसरा कस्टमर है, इसे ढूंढेगी और इसे लोन की ज़रूरत है, इसे घर खरीदना है, बाइक खरीदना है या कुछ भी खरीदना है, तो इसे बैंक ढूंढेगी और इसे वही 100 रुपये जो आपने जमा किए हैं उसे पकड़ाएगी और बोलेगी कि आप मुझे इस पे 10% का ब्याज दो। मतलब कि हर साल इस 100 रुपये पे मुझे 10 रुपये चाहिए। अब जब वो कस्टमर बैंक को 10 रुपये ला करके देगा तो बैंक उसमें से आपको 5 रुपये लौटा देगी और 5 रुपये खुद के पास रख लेगी। वैसे तो आप अच्छी तरह से समझते होंगे कि बैंक में एक कस्टमर नहीं होता है, बैंक में बहुतों सारे कस्टमर होते हैं। मैंने सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक कस्टमर को लिया था। अब आप यह तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बैंक ब्याज से पैसे कमाती है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि अगर आपने 100 रुपये जो जमा कराए हैं वह 100 रुपये आप निकालने बैंक में चले गए और बैंक ने तो वह 100 रुपये किसी और को लोन दे करके रखा हुआ है। अब क्या होगा? अब बैंक पैसे कहाँ से लाएगी? तो ऐसी स्थिति बैंकों के लिए बहुत ही भयानक होती है। बैंक ऐसी स्थिति बहुत सारे बैंकों के साथ हो भी चुकी है, लेकिन आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि बैंक में एक कस्टमर नहीं होता है। अगर एक बहुत सारे कस्टमर रोज़ पैसे जमा करते हैं, रोज़ निकालते हैं, फिर भी बैंक अपने जो भी डिपॉजिट मनी है उसका बहुत सारा भाग लोन के रूप में दे रखी होती है। अब इसी से बचने के लिए बैंकों की बॉस, जिसका नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने एक लॉ बना करके रखा है जिसे हम CRR कहते हैं। CRR का मतलब होता है क्रेडिट रिजर्व रेशियो। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि बैंक को कम से कम 4% पैसे अपने क्रेडिट रिजर्व रेशियो में रखने होंगे। मतलब अपने पास जितना भी उसके यहाँ जमा हो रहा है उसका 4% पैसे अपने पास रखने होंगे। वो सारे पैसे को लोन पे नहीं दे सकती है, क्योंकि RBI सबकी बॉस है और उसका कहना मानना तो सबको पड़ेगा ही। इसलिए सभी को 4% रखना होता है। यह हमेशा बदलते रहता है। अभी कुछ दिन पहले यह मात्र 3.5% था, लेकिन फिर RBI ने इसे बढ़ा करके 4% कर दिया। एक और होता है जिसे हम स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। यह आजकल 18% चलता है। इसमें क्या होता है कि RBI सभी बैंकों को कहती है कि आपके पास लोगों ने जितने पैसे लगा रखे हैं उसका 18% आपको, हम जहां कह रहे हैं, RBI जहां कह रही है वहां इन्वेस्ट करना होगा। तो RBI कहां कहती है इन्वेस्ट करने के लिए? RBI बैंकों से कहती है कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज कर लो, आप गोल्ड रिजर्व्स में पैसे लगा दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा दो या फिर PSUs में लगा दो। अब आप कहेंगे PSUs क्या होता है?
पीएसयू जो ऐसी कंपनियां हैं जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहलाती है, जैसे बीपीसीएल है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, ये सारी पीएसयूज हैं। मतलब इन देखिए एक तरह से देखा जाए तो ये कंपनियां लोगों का भला भी करती हैं। मतलब मान लीजिए एनटीपीसी है, तभी ना आपके यहाँ लाइट आ रहा है, बल्ब जल रहा है, तो आरबीआई कहती है कि आपको अपना 18% पैसा इन जगहों पे इन्वेस्ट करना होगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि बैंकों को 18% एसआरआर और सीआरआर 4% छोड़ करके सारे पैसे को लोन पे दे सकती है और उससे ब्याज कमा सकती है और अपना खाता भर सकती है, अपना जो उसका कुबेर भंडार है वो भर सकती है। अब मान लीजिए अगर आप बोलोगे कि बैंक ने तो सारे पैसे लोन पे ही दे रखे हैं, अब ऐसा हो जाए कि जितने लोगों ने पैसा जमा किया है बैंक में वो एक ही बार में आए और बोले कि नहीं नहीं हम सारे लोग अपना पैसा निकालना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति बहुत सारे बैंकों के साथ आ चुकी है और इसे ही हम बैंक रन कहते हैं। मतलब सारे लोग एक ही बार में बैंक के पास आए, बोले नहीं नहीं हमें अपना पैसा निकालना है। तो ऐसी कोई भी बैंक दुनिया में नहीं है जो एक बार में ही अपने सारे डिपॉजिटर्स का पैसा वापस कर सके। इस स्थिति को बहुत ही दयनीय है। भारत में भी पिछले दिनों में कई बैंकों के साथ ऐसा देखा जा चुका है, क्योंकि बैंक क्या करती है कि वो सारे पैसे तो अपने पास रखती नहीं है, वो सारे पैसे लोन पे दे देती है। तो इसलिए ऐसा कभी होता भी नहीं है, क्योंकि सारे लोग एक बार में पैसे निकालने कभी जाते नहीं। कहीं आप टेंशन में अभी उठे और बैंक में चले जाए अपने पैसे निकालने, तो टेंशन लेने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज जरूर होती है, बैंकों ने ऐसे बहुत सारे लोन दिए हैं जो कि बैड लोन की श्रेणी में आ चुके हैं। अब आपका सवाल होगा कि ये बैड लोन क्या होता है? बैड लोन का मतलब होता है ऐसे लोन्स जो कि जिनसे कि कोई भी प्रीमियम नहीं आ रहा है, जिनसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लोग उस पैसे देना नहीं चाह रहे हैं। मान लीजिए किसी XYZ आदमी ने लोन लिया और वो बैंक को पैसे चुकाने की स्थिति में नहीं है, या फिर बैंक से पैसे लेकर के भाग गया, जैसे विजय मान लिया SBI का पैसे लेकर भाग गया, तो बैंक उसे बैड लोन की श्रेणी में डाल देती है। अगर बैंकों के पास ज़्यादा बैड लोन हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बैंकों के पास पैसा नहीं बचता है और वो डिपॉजिटर को पैसे वापस करने में असमर्थ हो जाती है। ऐसी स्थिति हमारे ही देश में पिछले दिनों में बहुत सारी बैंकों के साथ हो चुका है। जैसे पहले PMC बैंक फेल मार गई, फिर यस बैंक में ऐसा क्राइसिस आया, लेकिन गवर्नमेंट ने इससे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे उपाय भी चलाए हैं। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने का प्रयास भी करती है, इसलिए इन बैंकों को कस्टमर्स पे एक लिमिट लगा दी जाती है कि आप एक महीने में मात्र 50,000 विड्रॉल कर सकते हैं, आप इससे ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैंकों के पास पैसे तो होते नहीं हैं कि वो विड्रॉल करके लोगों को दे सके, इसलिए एक लिमिट लगा दी जाती है। अब आपको यह तो अच्छे से पता चल गया होगा कि बैंक ब्याज से ही पैसे कमाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ देश ऐसे हैं जहां बैंक लोन पे ब्याज एकदम नॉमिनल लेती है। जैसे जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी में अगर आप होम लोन लेने जाओगे तो आपको सिर्फ 1% ब्याज देना होगा, 1%। और कुछ कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जहां लोन सिर्फ 0.1% ब्याज पे मिलता है। अब आप तो सोचोगे तो ऐसे तो बैंक घाटे में ही चली जाएगी, बैंक क्या करेगी? तो देखिए वहां पे अगर आप सेविंग अकाउंट खोलोगे तो आपको बिल्कुल ही कम ब्याज मिलेगा, कहीं कहीं तो आपको ब्याज ही नहीं मिलेगा। जैसे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां आपको सेविंग अकाउंट खोलने पे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। उल्टे अगर आप सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपसे हर महीने बैंक एक चार्ज वसूल करेगी आपके पैसे रखने के लिए। सेविंग अकाउंट में क्या करते हैं, हम अपने पैसे को रखते हैं, तो बैंक आपसे हर महीने कुछ चार्ज वसूल करेगी आपके पैसे को अपने पास रखने के लिए। तो यह तो आप समझ गए ऐसे वेस्टर्न यूरोप, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में अभी चल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो कुछ दिन में इंडिया में भी आ जाए। बैंकों के पास दो और कमाई का जरिया है। पहला, बैंक आपसे बहुत सारे फीस चार्ज करती है, जैसे ATM चार्ज, चेकबुक चार्ज या फिर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट चार्ज, जो कि अभी हमारे इंडिया में कुछ ही दिन पहले इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ऐसे भी बैंक कुछ पैसे कमाते हैं, लेकिन इसका रेशियो ज़्यादा नहीं है। फिर दूसरी कमाई का जरिया है, बैंक खुद से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है।
बैंक भी बहुत सारी कंपनियों के शेयर परचेज करती है और उससे बैंकों की कुछ कमाई हो जाती है, लेकिन मेन कमाई का जरिया बैंकों का ब्याज ही है। ये बात आप अच्छी तरह से गांठ बांध करके रख लीजिए। अब हम बैंकों के खर्च की बात करते हैं। तो बैंकों का खर्च सिर्फ इतना है, उन्हें स्टाफ्स की सैलरी देना है और जहां बैंक रह रही है वहां का रेंट देना है। तो यह खर्च बैंकों की कमाई का 30 से 40% ही होता है। इतने में ही बैंकों के खर्च हो जाते हैं और इसके जो बचा पैसा है वो बैंकों की प्रॉफिट हो जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे देश की दो सबसे बड़ी बैंक। पहली है एसबीआई और दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक एचडीएफसी। दिसंबर 2021 के एक रिकॉर्ड के अनुसार एचडीएफसी की टोटल वैल्यू 8.01 लाख करोड़ है। और वहीं बात करें हम एसबीआई की तो इसकी टोटल वैल्यूएशन 4.11 लाख करोड़ रुपए है। और वहीं बात करें कस्टमर्स की तो एचडीएफसी के पास 6 करोड़ ग्राहक हैं और एसबीआई के पास 46 करोड़ ग्राहक हैं। तो फर्क तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसे में एचडीएफसी कम कस्टमर्स को रख के भी फायदे में है, लेकिन वो एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। जो एसबीआई है एक गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। तो एसबीआई को कुछ दायित्व भी है, उन्हें लोगों के कल्याण के लिए भी कुछ काम करना पड़ता है। अब आप बैंकों के कमाने का तरीका तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है अगर आप भी बैंक खोलना चाहते हैं, आपको भी मन में हो कि हम भी क्यों ना इतना कमा लेते हैं, हम भी काहे नहीं एसबीआई की तरह इतना पैसा जुटा लेते हैं, तो आप भी बैंक खोल सकते हैं। सिर्फ जरूरत है आपको 500 करोड़ रुपए की और आरबीआई की से परमिशन की। आप ये दोनों लेकर के आओ और बैंक खोलो। देखो कहीं आपके अगल बगल में भी 500 करोड़ रुपए रखे हो तो आप भी आ जाओ बैंक खोल लो और कमाने लगो। तो आई होप कि आपको आज बैंकों के कमाई का जरिया समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एडुटेन को। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।